जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी, हमारी रिवीजन चल रही थी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की। ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में मैं आप लोगों को उस स्लाइड तक लेके जाना चाह रही हूँ जिस स्लाइड से हमने जो है लेफ्ट किया था। जी, यहाँ से हेब्रू की बात हो रही थी, एंशियंट हेब्रू। तो लास्ट जो एक सेंटेंस रह गया था कि नंबर वन तो हैब्यूज के अंडर जितनी भी उनके लीडरशिप के अंडर जो उन्होंने डेवलपमेंट की और प्रिंसिपल्स सेट किए वो हाइजीन एंड सैनिटेशन पे थे। बेटा जस्ट अ मिनट में कॉल पिक। जी बेटा इसको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं कि इसने जो इनकी प्रैक्टिस थी उसमें प्रैक्टिस में हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल रखा। ये पहले हो चुकी है बात। दे taught the people to prevent from communicable diseases by burning his garments and some time his horses। तो वो जो कम्युनी जैसे पैनिक फैलता जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का तो वो वहाँ की उनकी गारमेंट्स और उनके हॉर्सेस को बर्न कर देते। दे परफॉर्म ट्रिफनिंग ऑपरेशन स्किलफुली। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कप लाइट ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ। और सिजेरियन सेक्शन दे आल्सो डिड सिजेरियन सेक्शन एम्पुटेशन सर्कमसिजन एंड फ्रैक्चर्स। इसकी भी बात हो चुकी थी। सिजेरियन सेक्शन का भी मैंने बता दिया कि सिजेरियन उस पर्सन का नेम था जिसने फर्स्ट टाइम सिजेरियन ऑपरेशन किया तो उसी के नेम से सिजेरियन सेक्शन रख दिया। दे ड्रेस्ड वूंड विद ऑयल वाइन एंड बेल्सम एंड यूज्ड sutures एंड bandages। अब यहाँ जो नई चीज है कि वो स्यूचर्स जो है उसको स्टिच करते थे। ठीक है, स्यूचर्स करते थे जो वुंड ओपन होते या टियरिंग कहीं हो जाती तो उनकी स्यूचरिंग करते थे और बैंडेजेस करते थे। और फ्रैक्चर्स जो थे फ्रैक्चर को वो स्प्लिंट लगा के भी मैनेज करते थे और बैंडेजेस करके भी मैनेज करते थे। जी, द आर्ट ऑफ मेडिसिन इन इजिप्शियन। इजिप्शियन में मेडिसिन की आर्ट क्या थी? द मेडिकल पेपरी डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन
contain description of such during procedure as feeding a tetanus patient and dressing wound. अब जो टेटनस के पेशेंट थे, टेटनस को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये टेटनस का पेशेंट है, स्पेसिफिक एक डिजीज है और टेटनस के पेशेंट को फीड कराना बहुत जो है मुश्किल होगा। दूसरे जो पेशेंट है उनको तो फीडिंग हो सकती है, बट जो है इनके जो टेटनस के पेशेंट है इनके मसल्स जो है वो टू मच जो है वो स्टिफनेस ऑफ द मसल्स हो जाता है, इतने मसल की स्टिफनेस होती है कि उनसे फीडिंग भी नहीं होती, लॉक ऑफ जा हो जाता है टेटनस की वजह से। तो उन्होंने सच ड्यूरिंग प्रोसीजर एज अ फीडिंग अ टेटनस पेशेंट एंड ड्रेसिंग ऑफ द वुंड। टेटनस के पेशेंट जो है टेटनस किसी वुंड के थ्रू से एंटर होते हैं उसके जर्म्स, तो उनके वुंड की ड्रेसिंग को उन्होंने डिवेल्प किया कि कैसे करनी है, और दूसरी बात जो है उनको फीडिंग कैसे करानी है टेटनस के पेशेंट को। टेटनस के पेशेंट को लॉक ऑफ द जा हो जाता है जिसकी वजह से वो फीड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको भी करवाया। However, the extent of the nurse duties is not clear. तब तक भी नर्स की ड्यूटी क्लियर नहीं थी क्योंकि कोई कंपिटेंट जो है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन या कंपिटेंट कोई ऐसा पर्सन नहीं था या प्रोफेशन नहीं था कि वहाँ बस एक लेमैन या वैसे ही स्किल एंड ट्रेनिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको पता नहीं कि ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन जो है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तब की नर्सेज जो थी वो ऑक्यूपेशन था, उनके पास प्रोफेशन नहीं था, वो एक दूसरे से सीख के नर्सिंग की ड्यूटी करते थे। तो दैट टाइम however the extent of the nurse duty is not clear, इसलिए उनकी नर्सेज की ड्यूटी भी क्लियर नहीं थी। Some physicians did practice although it may have been based on scientific principles, और कुछ सम पर्सन जो उस वक्त जो इजिप्शियन के टाइम में उन्होंने मेडिसिन बनाई, और कुछ उस वक्त के फिजिशियन थे जिन्होंने साइंटिफिकली जो है प्रिंसिपल्स बना के उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रूव कराया और उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन और प्रोसीजर्स स्टार्ट कराए। The Egyptian formulated regulation about diet, bath, and other matters of hygiene, personal hygiene. अब बात हो रही थी हाइजीन की, हाइजीन में पर्सनल हाइजीन जो है वो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बताने लगी थी कि जो आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ाया उसमें, अभी मैं थर्ड ईयर को कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ा रही थी, तो उसमें कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें पर्सनल हाइजीन तो हर इंडिविजुअल की जो है ज़रूरत है कि उन्होंने पर्सनल हाइजीन रखनी है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो पर्सनल हाइजीन ना रखें तो वो डिजीजेस मस्ट आते हैं। अब पर्सनल हाइजीन के लिए जो है वो कुछ पर्सनल ऑर्गन्स और पर्सनल एरियाज होते हैं जिनकी हाइजीन को जो है वो रखना ज़रूरी होता है। तो इन लोगों ने उस जो है सेंसिटिव एरियाज की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया ताकि वीनरल डिजीज़ और जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो सके, ठीक हो गया। और इसको पर्सनल हाइजीन के नेम से लेबल किया गया। फिर डाइट, जो रेगुलेशन अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन का उन्होंने जो है वो फोकस किया कि अकॉर्डिंग टू डिजीज और अकॉर्डिंग टू एज डाइट किस तरह से देनी है, और फॉर्मुलेट किया कुछ डाइट प्लान्स को। एंड बाथ जो आप लोग चले गए हो तो बाथ देना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पेशेंट को फुल बाथ देते हैं, पेशेंट को फुल बाथ देते हैं, पार्शियल बाथ देते हैं। फुल बाथ में तो उसको पूरा बाथ देते हैं, पार्शियल बाथ में अगर उसकी हाइजीनिकली कंडीशन में हेयर्स को बाथ देना ज़रूरी है तो हम हेयर केयर के लिए हेयर का बाथ देते हैं, हम उसको पार्शली
वन लिम्ब का जो है बात देते हैं, वन पार्ट का बात देते हैं, हाफ बात देते हैं, वन लेग का वन साइड का बात देते हैं, तो इसको पार्शल बात बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस इजिप्शियन ने ये चीजें भी फॉर्मुलेट की कि जहां से उनको जरूरत थी ज्यादा, तो उस एरिया का बात भी उन्होंने जरूरी समझा देना। एंड अदर मैटर ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का मैंने थोड़ा सा टच आपको दिया कि पर्सनल हाइजीन के एक तो बात लेना पर्सनल हाइजीन, हेयर केयर करना पर्सनल हाइजीन, ठीक है, क्लॉथ साफ पहनना पर्सनल हाइजीन, अपने जो है बेड को साफ सुथरा रखना पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन में कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जिनकी पर्सनल हाइजीन ना की जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस और विनरल डिजीजेस के नेम से आती हैं, वो आती हैं, उसको इन्होंने फॉर्मुलेट किया। The initiated laws of health, there were medical schools and at least one school of midwifery for women. उस वक्त उन्होंने जो है मेडिकल स्कूल्स बनाए और जो है मिडवाइफरी ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल बनाया। तो उस वक्त मिडवाइफरी जो है नर्सिंग, जहाँ जहाँ पे नर्सिंग नहीं थी वहाँ सबसे पहले जो है मिडवाइफरी स्कूल्स बनाए गए, क्योंकि जो मिडवाइफ है वो स्पेशल गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जिसको गायनी और ऑब्स्टेट्रिक की ट्रेनिंग होगी वो एज ए नर्स भी काम कर सकती है। इसलिए उन लोगों ने उस वक्त फोकस किया था कि मिडवाइफरी स्कूल्स बनाए जाएं। और पाकिस्तान में भी जब स्कूल ऑफ नर्सिंग बने तो उससे पहले जहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग को अप्रूव नहीं किया गया था तो मिडवाइफरी स्कूल बनाए थे। एक मिडवाइफ जब एक पेशेंट की डिलीवरी कर सकती है तो डिलीवरी के दौरान वो उसकी रिहाइड्रेशन, उसकी जो है आईवी लाइन मेंटेन कर सकती है और आईएम इंजेक्शन लगा सकती है, उसकी जो है वुंड केयर कर सकती है, उसकी स्यूचरिंग कर सकती है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो नर्सिंग केयर है वो भी मिडवाइफरी कर सकती है। इसलिए मिडवाइफरी के स्कूल सबसे पहले बनाए गए थे उस टाइम में भी, ठीक है, और इस टाइम में भी। They also develop in knowledge of anatomy and physiology, for example, circulation of the blood. Until the 16th century AD, when William Harvey studied it, taking the pulse through it, he understand the function of the heart, mean pumping, and treatment included the use of the kind of adhesive. अब इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है 16th सेंचुरी में सर्कुलेशन ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है उसको फोकस किया। फिर उन्होंने जो है 16th सेंचुरी एडी में जो है व्हेन विलियम हार्वे स्टडी, विलियम हार्वे ने जब स्टडी किया इस चीज को कि सर्कुलेशन क्या है और ब्लड पंप कैसे करता है, तो उन्होंने अनाटमी एंड फिजियोलॉजी को डिवेल्प कर दिया और उसको हार्ट पंपिंग ब्लड सर्कुलेशन की समझ आ गई और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने पेशेंट को मैनेज करने लगे। एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडेड द यूज ऑफ द काइंड ऑफ एडहेसिव, और कुछ ट्रीटमेंट एडहेसिव जो है वो कुछ बैंडेजेस होती हैं जो जैसे टेप की तरह बैंडेज को चिपका कर देते हैं ना, इस तरह की एडहेसिव बैंडेजेस जो है वो उन्होंने बनाई और उनसे वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। वूंड के लिए ये जो है ऑपरेशन के ऊपर वूंड के ऊपर एडहेसिव बैंडेज जो है वो यूज की जाती है। प्लास्टर फॉर क्लोजिंग वूंड, swabs, bandages, sutures and molded supling। अब उन्होंने उसके प्लास्टिक ऑफ पेरिस, जिसको हम कहते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया तो पेशेंट को प्लास्टिक ऑफ पेरिस लग गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है,
पीओपी इसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के नेम से बोला जाता है। जब फ्रैक्चर होता है तो ये लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसको कह देते हैं जी वो उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज में कि पेशेंट के फ्रैक्चर हुआ था, उसको प्लस्टर लगा दिया, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता जो लगाते हैं, तो वो वूंड के लिए उन्होंने वो किया, उसके साथ वूंड को क्लोज करते। फिर स्वैब, स्वैब में कि वो वूंड को साफ कैसे करते, ठीक है, स्वैब मीन वूंड की स्वैबिंग कैसे करते, और स्वैब में जैसे स्पिरिट का यूज या अल्कोहलिक को यूज कैसे करते, और मीन के वो स्क्रब कैसे करते या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे खत्म करते, ये स्वैबिंग उन्होंने उस वक्त डिवेल्प किया। बैंडेजेस करना एंड स्यूचर्स, जो ओपन वूंड होते उनकी स्यूचरिंग की जाती, स्टिचेस किए जाते, एंड मोल्डेड स्प्लिंट, और स्प्लिंट को फ्रैक्चर जहां हो जाते उसके अकॉर्डिंगली स्प्लिंट को मोल्ड करके उस फ्रैक्चर को मैनेज किया जाता। The papyri also contain a record of the preparation of pills ointment। अब जो पिल्स या ऑइंटमेंट उन्होंने डेवलप की थी, अब इन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग की, ठीक है, बकायदा हिस्ट्री में लिखा गया कि इतनी पिल्स इस टाइम में, पेप्रीज वहाँ के पीपल थे, ठीक है, और उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लेके आए कि कितनी पिल्स और कितनी ऑइंटमेंट्स जो हैं वो बनाई गई हैं, that have continued at least in names of the drugs थी, ये जो लिस्ट उन्होंने इन लिस्ट किया कि कितनी ऑइंटमेंट थी, कितनी टेबलेट थी, या एनी अदर जो है ड्रग्स कौन सी थी, और उनको एक इन लिस्ट एक फॉर्म में किया कि ऑर्गेनाइज करके कि कौन सी किस डायग्नोस किस चीज के लिए बनाई गई है। ड्रग्स इंक्लूडेड फ्यूम कस्टर आयल एक्स्ट्रा, उन डेज में ये चीज़ें बनाई गई और इनलिस्ट किया गया इनको। डेंटिस्ट्री वॉज प्रैक्टिस स्किलफुली, और डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस भी उन डेज में, किन के डेज में, पेप्रीज के डेज में स्किलफुली बनाई गई। जी, एंशियंट हिंदूज जो है their knowledge about Indian medicine derives principally from several of their books and writing। अब हिंदूज जो है उन्होंने उससे जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ें डिवेल्प की, और उनको एक वो अरेंज में बुक्स में उन्होंने राइटिंग में लेके आए, और उन्होंने उसकी एक जो है ड्राइव्स प्रिंसिपल्स फ्रॉम सेवरल ऑफ देयर बुक्स। अब उन्होंने एक प्रिंसिपल्स बना के उनको एक बुक्स बना के उसमें राइट कर दिया कि उस मेडिसिन को किसने बनाया और किस तरीके से बनाया और उसकी स्किल क्या थी, तो जो भी उन्होंने चीज़ें डिवेल्प की फ्रॉम दी विडास विच वेयर दी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। अब विडास जो है उसने स्क्रिप्ट किया, उसको राइट किया, हिंदुइज्म के जो है ओल्ड स्क्रिप्ट में ये चीज मिलती है फ्रॉम दी विडास। विडास जो है उसने जो हिंदुइज्म की स्क्रिप्ट बनाई ओल्ड, और उसको उसमें राइट किया। इट इज लर्न that the Indian people of the ancient time were highly religious and believed in divine control of the health and diseases। ठीक है, अब जो है इसमें एंशियंट टाइम में इंडिया के लोग जो है वो गॉड्स पे जो है बिलीव करते थे, उनका रिलीजियस बिलीव जो था वो डिवाइन था, ठीक है, और वो इस पे बिलीव करते गॉड्स पे और कंट्रोल ऑफ द हेल्थ एंड डिजीजेस। बाकी जैसे चीज़ें उन्होंने बुक की मेडिसिन यूज़ करते, सप्लीमेंट यूज़ करते, जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू जो है मैनेजमेंट फॉर एनी डिजीज, अकॉर्डिंग टू डिजीज कह लें कि जिस भी डिजीज के अकॉर्डिंगली कोई मेडिसिन बनती, कोई बैंडेज बनती, कोई स्यूचर्स बनते, ठीक है, अफ्यूम बनती, वाइन बनती, उसको तो वो मैनेज करते। बट उनका अभी भी यही बिलीव था कि रिलीजियस जो है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उनके जो है उन पे बिलीव करते, उनके अपने गॉड्स पे
एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, और वही हेल्थ और डिजीज को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो वो अपने उन गॉड्स पे यकीन रखते हैं। They worship many gods and especially the sun god Brahma। ब्रह्मा बहुत जो है इसका डिफरेंट बुक्स पे भी जिक्र आया है कि ये सन की जो है वर्शिप इबादत करते थे, और मुख्तलिफ डिफरेंट जो है गॉड्स की, जिसमें स्पेशली सन को कहा गया। Indian physician knowledge of anatomy and physiology was often। अब ये चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं कि सन गॉड ब्रह्मा जो है इसकी वर्शिप कौन करता था। ठीक हो गया। अब इंडियन फिजिशियंस नॉलेज ऑफ द anatomy एंड फिजियोलॉजी was often इन इनएक्यूरेट। अब इनके पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल का जो नॉलेज था वो एक्यूरेट नहीं था, बट ये अप्लाई करते थे। इनको ब्लड सर्कुलेशन और एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल का काफ़ी नॉलेज था, बट इनएक्यूरेट इन देयर नॉलेज इन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। But they involved some theories that persisted for centuries। और इन्होंने कुछ थ्योरीज भी डिवेल्प की उस सेंचुरीज की। Among theses was the belief that disease might be caused by impurities in the body fluid। अब ये चीज वही जो इन्होंने कहा, इनका बिलीव ये भी था कि बॉडी फ्लूइड की इम्प्यूरिटी की वजह से डिजीज आती है। दे यूज ब्लड लेटिंग प्रोसीजर टू rid the बॉडी ऑफ द इम्प्योर फ्लूइड। अब ये बॉडी से जो है इम्प्योर फ्लूइड और ब्लड को भी निकालते थे। अब इम्प्योर फ्लूइड और ब्लड को निकालने के लिए ये डिफरेंट प्रोसीजर्स करते थे। अब डिफरेंट प्रोसीजर्स में वो, जैसे मैंने आप लोगों को कप लाइक बताया, वो कप लाइक प्रोसीजर्स से भी ये फ्लूइड जो है वो इनके ख्याल में था कि बॉडी जो डिजीज आती है वो इम्प्योर ब्लड और फ्लूइड से आती है, तो वो उसके लिए ऐसे प्रोसीजर करते थे टू rid द बॉडी ऑफ द इम्प्योर फ्लूइड। उस इम्प्योर फ्लूइड को वो बाहर निकालते। अब बाहर निकालने के लिए वो कट लगा के भी बाहर निकालते, और वो शार्प इंस्ट्रूमेंट से कप लाइक करके उससे भी निकालते, और सम टाइम जो जो है इंसेक्ट कह लें जो है वो लगाते हैं उनको, जिसको उर्दू में कहते हैं ना कि जोक लगा के जो है गंदा ब्लड निकाल दिया जाता। इस तरह के प्रोसीजर कट लाग, तो वो उन जो है प्रोसीजर्स को करके तो जो इम्प्योर ब्लड या इम्प्योर फ्लूइड है वो निकालते। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम में भी कुछ लोग जो है कट लगा के जो इम्प्योर फ्लूइड है या इम्प्योर ब्लड है उसको निकलवाते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी मेडिकल में तो नहीं है, लेकिन इसमें जो है कुछ और जो मेडिसिन के अलावा प्रोसीजर्स किए जाते हैं ना, उन प्रोसीजर्स पे कट लगा के ब्लड निकाला जाता है। तो दैट टाइम भी वो अपने तरीके से करते थे। अब वो तरीका जो है वो थोड़ा उसको मॉडिफाई किया जाता है। कपिंग प्रोसीजर निम्रा, मैंने आपको बताया था कि एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कप लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस कप लाइक इंस्ट्रूमेंट शार्प होता है, उसको जो है मसल्स पे रख के जिस हिस्से से ब्लड निकालना होता या जिस हिस्से से पीस निकालना होता, तो उसको उस शार्प इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको कपिंग लाइक इसलिए कहते हैं कि उसकी शेप कप जैसी बनी होती थी। तो वो उस कप जैसी शेप को वहां डाल के उसके साइजेस होते थे, तो वो उस हिस्से का उतना कप लाइक पीस बाहर निकल आता, उसमें से वो कहते हैं ये इन्फेक्टेड पीस हमने निकाल दिया और इन्फेक्टेड ब्लड निकाल दिया। इज इट क्लियर निम्रा? The surgery practiced in India was
पर्टिकुलरली जो है, ये कौन सा वर्ड है, ये डी है पहला, ठीक, कट स्टैंडिंग विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है वही चीज है, इंस्ट्रूमेंट दे डिजाइन देमसेल्फ अंडर द cleanest condition possible without the aid of effective antiseptic. The surgeon performed अच्छा, ये सर्जन परफॉर्म ट्रांसलेक्टिव बाद में जो इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा, हाँ आउटस्टैंडिंग, गुड। द सर्जरी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया वाज पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओ है ये, मैं उसको जो है मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि रेड लाइन आ रही, ठीक है। थैंक यू सो मच अलीजा। आउटस्टैंडिंग जो था, ये सर्जरी आउटस्टैंडिंग इनकी थी, विद इंस्ट्रूमेंट दे डिजाइन देमसेल्फ, वो उस सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट को खुद डिजाइन करते, अंडर द क्लीनेस्ट कंडीशन पॉसिबल, और क्लीनिनेस को वो पॉसिबल बनाते, स्टरलाइजेशन को पॉसिबल बनाते ताकि इन्फेक्शन ना हो, without the aid of effective antiseptic, विदाउट द एड ऑफ इफेक्टिव एंटीसेप्टिक वो अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते थे। द सर्जन्स परफॉर्म टॉन्सिलेक्टमी, हर्नियोरेफिस, ट्यूमर एक्सियंस एंड कैटरेक्ट सर्जरीज। अब टॉन्सिलेक्टमी जो है वो थ्रोट टॉन्सिल्स जो है उनको कट करने का नाम है टॉन्सिलेक्टमी। जब गले में जो है टॉन्सिल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और उन टॉन्सिल्स को कट करके उनकी सर्जरी करके निकालने के ऑपरेशन को टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। जब कहते हैं, जब मैंने बताया था आप लोगों को, जब किसी जगह की इन्फ्लामेशन हो तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस को अगर मेडिसिन से मैनेज ना किया जाए तो फिर उसकी टॉन्सिलेक्टमी बनती है। जहाँ पे लाइटस TIS आ जाए तो दैट मीन के इन्फ्लामेशन, जहाँ पे TOMY जैसे टॉन्सिलेक्टमी एंड पे आ जाए ना तो इट मीन्स के उसको कट करके निकाल दिया है, उसकी सर्जरी कर दी है। इसी तरह से हर्नियोरेफिस, अब हर्नियोरेफिस मीन हर्निया जो है उनका ऑपरेशन। अब हर्नियोरेफी मीन के एक जगह से जो हर्निया, आपने सुना होगा ना कि हर्निया, तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं हर्निया की, और इसमें जो है अगर इम्ब्लाइकल हर्निया है तो इम्ब्लाइकल के नीचे इंटेस्टाइन जो है वो साथ में उसके जुड़ी होती है, और वो इंटेस्टाइन जो है इम्ब्लाइकस के थ्रू जो है वो बाहर निकलती है, तो इतना बड़ा सा फूल जाता है। तो जिसको ऑपरेशन करके हर्नियोरेफी, उनको रेफर किया जाता है अपनी नॉर्मल प्लेस पे और स्टिच लगा दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं हर्नियोरेफी। इसी तरह से हर्नियोटमी होता है, तो उस जगह पे जहाँ पे हर्निया होती उनको खोल के उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हर्नियोटमी। ट्यूमर एक्सियंस, जहाँ पे ट्यूमर का वर्ड आए दैट मीन कैंसर, ठीक है। अब ट्यूमर को एक्सचेंज करना भी उन्होंने सीखा, एंड कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट मीन जो है वो आंखों की सर्जरी है, ठीक है। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ओल्ड एज के पीपल, आपने देखा होगा कि उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया और सफेद मोतिया निकलवा दिया और उसकी जगह पे ग्लासेस या लेंस लगवा दिए, तो उस ऑपरेशन को कैटरेक्ट का कहते हैं, ठीक है। अब कैटरेक्ट जो है वो ऑपरेट करके तो वहां से वाइट कलर का फ्लूइड टाइप होता है जिसको सक करके बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक हो गया। चाइनीज, मैं सुबह से मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, पहली क्लास आपके साथ थी, दूसरी क्लास थर्ड ईयर के साथ थी, तीसरी आपके साथ। मुझे 3 घंटे कंटिन्यूसली हो गए बोलते हुए। जी, सफेद मोतिया को कहते हैं। थैंक यू निम्रा, हाँ जी,
सफेद मोतिया को कैटरेक्ट बोलते हैं, इट्स ओके। अब मोतिया इसलिए इसको बोला जाता है, मैं उसी स्लाइड पे वापस जा रही हूँ। इसको ये निम्रा का जो है आंसर है कि इसको सफेद मोतिया बोलते हैं, कैटरेक्ट। एक्चुअली ये वाइट कलर का फ्लूइड होता है, जब इसको सक करके बाहर निकालते हैं ना, वो थिक फ्लूइड वाइटनिंग कलर का होता है। तो जब इसको सक करके ना, जो जैसे शक्कर मशीन होती है इस तरह से लाइट सा शक्कर होता है, आंख के नीचे वो इंसियन दे के, तो जब उसको सक करके निकालते हैं तो वो एक मोती की नजर आता है, जैसे मोती नहीं होता इस तरह से वो नजर आता है। इसलिए उस मोती, उर्दू में मोती के नेम से उर्दू में उसको मोतिया का नेम दे दिया। ठीक है, सफेद इसलिए कि वो वाइट था। तो एक्चुअली वो थिक फ्लूइड होता है जो हमारे आइरिस के नीचे चला जाता है। ठीक है, लेंस के, सॉरी जी। अब चाइनीज क्या कहते हैं, ये वाला कल पढ़ लेंगे। अभी मैं अटेंडेंस लगाऊं, उसमें हमें इंस्ट्रक्शन है कि 5 मिनट पहले भी छोड़ना, ताकि दूसरा टीचर जो है उसको कांटेक्ट करते 5-10 मिनट लग जाते हैं। अब इस स्लाइड को आपने अच्छे से पढ़ना है, और मेरी तरफ से जो एक अनाउंसमेंट है वो मैं करती जाऊं कि आप लोगों का जो मेरे साथ पेपर है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पहला पेपर है 20 को, ठीक है। और दूसरा पेपर जो है मेरा 22 को है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो इसके वाइवास जो हैं वो सेम डेज लेने थे, बट मैं सेम डेज वाइवा नहीं ले रही, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक छुट्टी पे होंगी। नेक्स्ट वीक मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, कराची। ठीक है, तो मैं वहां से आके आपके एग्जामिनेशन के बाद जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी का वाइवा ले लूंगी। ठीक है, तो वाइवा के लिए जो है वही चीजें जो आपने पेपर में पढ़नी है, वही चीजें जो पेपर में आनी है, वही चीजें जो मैंने बुक के अंदर पढ़ाई हैं, वही आप लोगों का वाइवा होगा। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि कीप इन माइंड कि अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आपका पेपर 20 को है, तो 20 को वाइवा नहीं होगा, जो वाइवा का टाइम दिया हुआ है। 22 को अगर आपका पेपर जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, तो 22 को वाइवा नहीं होगा। इन दोनों पेपर्स की डेट जो है वो मैं खुद आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अपना टाइम जो है कैलेंडर देख के उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ईद के बाद तो नहीं लूंगी मैं, ईद से पहले मैं 2-3 के दिन आऊंगी, तो मैं आपकी जान छुड़ा दूंगी ईद से पहले, ताकि आप ईद जो है वो फ्री फ्रॉम टेंशन ले लें। मैं ईद से पहले कराची से वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको जो टेंशन होगी वाइवे की, वो मैं वाइवा जो है पहले ही ले लूँ। चाहे मैं, मुझे अगर यहाँ 6 लेक्चर लेने होते हैं, हमने 5 और 6, अगर मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिला वाइवा का, तो मैं आपका वाइवा घर पे ले लूंगी किसी तरीके से, चाहे मुझे सैटरडे या संडे को लेना पड़े, या मुझे आफ्टर टाइम लेना पड़े, वो मैं किसी ना किसी तरीके से अपना टाइम मैनेज कर लूंगी। इट्स ओके। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ।